आज हम शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे तो वो क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। ठीक है, तो वे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर यूरोपीय दोनों है। कोपेनहेगन संग्रहालय किस सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? तो किसने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? तो किसने किया था? ये थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी को और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युगीन त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाटर एलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? तो एक पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए थे। अलेक्जेंडर एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। ठीक है, तो औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण नहीं किया था। देसी राजवाड़ों गिरिराजों के समय में भी नहीं की थी। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना भी नहीं की थी। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर एच लॉन्गहर्स्टन, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट पुरातात्विक उत्खनन करता थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हुआ स्थान है आदमगढ़, अभी हमने पढ़ा, नर्मदापुर, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो निम्नलिखित में से चुम्पनी मांडो से, काकुरिया से, महदहा से, सराय नहार राय से। तो देखते हैं, मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र में कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण के बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सहाय नहार राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो कहाँ कहाँ से? एक सहाय नहार और दूसरा मदहा के 3 क्षेत्रों से उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, मदहा और सराय नहर से भी मिले हैं। आगे देखते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण एवं मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यह भी पढ़ा है, सराय नहर राय से और मदहा से, दोनों से। निम्नलिखित मध्य पाषाण कालिक राज्य स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में स्थित है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना। तो पैसरा, बीरभवनगढ़, लेखरिया, महदहा। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमारा है मदहा, फिर लेखरिया, फिर पैसरा, फिर बीरभवनपुर। मदहा, लेखरिया, पैसरा, बीरभवनपुर।
आगे देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल मदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, लेखरिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पैंतरा बिहार, बीर भवानपुर पश्चिम बंगाल। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सायनहार, मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों के कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। 6 समाधान में एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो दमदमा जो कहाँ पे है? मदहा दमदमा लगातार 5 वर्षों तो पश्चिम उत्तर क्षेत्र में कुल 41। दमदमा क्षेत्र में 3 लोगों के 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। सर्वप्रथम नवपाषाण काल में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी मिलता है। कहाँ पे? सबसे पहले आजमगढ़ आसपास नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने वर्ष 1982 में की थी। मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? अभी हमने पढ़ा है कि नर्मदा घाटी से हमें मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था? जौ। आधुनिक मनुष्य समाज मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया है, जैसे जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ बाल्ले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ भी उगाया जाने लगा। तो सबसे पहला जौ, उसके बाद जौ के बाद गेहूँ भी उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लहुरा देव में। निबंधन खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के में स्थित लहुरा देव है, जहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चाल के साक्ष्य प्राप्त हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहिवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपयुक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प सही होगा। ठीक है, अब है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसमें नहीं है तो हमें मेहरगढ़ मानना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल में नहीं है, हड़प्पा में, मेहरगढ़ में। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ में? मेहरगढ़ में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, अगर ऑप्शन में लहुरा देव आए तो लहुरा देव लिखना है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हाँ, प्राप्त हुए हैं, क्योंकि लहुरा देव यहीं पे है। प्राचीनतम कृषि अन्न जौ एवं धान है। जौ तो है, धान भी है।
तो इनमें दोनों सही है। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। गंतव्य के प्रदेश में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त करने वाला लोहरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। तो एक कथन सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनन स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ एवं धान के साक्ष्य महागढ़ा एवं धान के साक्ष्य कोहिलदेवा से मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, जहाँ पर कृषि होती थी। दिए गए विकल्पों में से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलुचिस्तान में कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व और 35 ईसा पूर्व है। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागोर जो है मध्य पाषाण काल के पशु का पालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल और राजन के भीलवाड़ा में स्थित बागोर में मिलते हैं। तो दो जगह कहाँ नर्मदापुरम एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर में। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक कहा जाता है? चल्कोलिथिक मतलब कैल्कोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण युग। कैल्कोलिथिस या चल्कोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण युग। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता, आहड़वासी तंबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु काम आहलवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ के काले लाल के मृद भांड मिले हैं, जिन पर समानतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई। तो अगर आहलवासी तांबा गलाना जानते थे तो धातु का काम आहलवासियों द्वारा अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी हो सकता है। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर समानतः सफ़ेद रंग का ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं। बस उनमें क्या है कि वे चावल से भी परिचित थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है वे परिचित नहीं थे। तो 1, 3, 4। उसके बाद है ड्यू में से एक पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस एक पुरातात्विक स्थल में? मेहरगढ़ में संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली किसने किया था? HD साकलिया ने। नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना में के प्रोफेसर HD साकलिया ने करवाया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है। ताम्रपाषाणिक कैल्कोलिथिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से लेकर 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नौदा टोली किस राज्य में? नौदा टोली मध्य प्रदेश में है, अभी पढ़ा हमने। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में नहीं, मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। हाँ, बृहद पाषाण काल मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। उसके बाद देखते हैं नवपाषाण युगीन में दक्षिण भारत में शवों के विभिन्न प्रकार की समाधियों को दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित बृहद पाषाण मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। ये विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कॉर्न सर्किल, डोलमेन, अल्प्रेला स्टोन, वुड स्टोन, गंधराय, मेहिर आदि। राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? राख का टीला
संगनकल्लु से कर्नाटक के मैसूरू के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लु नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख का टीला कहाँ पे है? संगनकल्लु, कर्नाटक के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्रों के लिए। ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान हो चुकी है, जिसमें से 500 चित्र पाए गए हैं। ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। निम्न में से कौन सा स्थान प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका। अभी हमने पढ़ा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सिंगरौली या अब्दुलगंज रायसेन। अब्दुलगंज रायसेन में। ठीक है। भारत किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। ठीक है। निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्रों प्रागैतिहासिक महत्व खोजा? किसने? वी.एस. वाणंकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज सन 1957 में वी.एस. वाणंकर ने की थी। यूनेस्को में भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया। भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को खोजा था वाणंकर, विष्णुधर वाकनकर। भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया गया था। गैरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ। OCP का नाम हस्तिनापुर में हुआ है। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक स्थापना संभवतः सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उसी संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदुभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदुभांड OPC कहा गया। इस मृदुभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई B.B. लाल के निर्देशन में हुई थी। ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर उन्हें दफनाया करते थे। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणी संस्कृति 14वीं संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदेली, इमामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल तथा साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान प्राप्त हुए? कहाँ पे? बुर्जहोम में। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणकालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गत्तावास गड्ढे वाला घर भी यहाँ की प्रमुख व्यवस्था है। कहाँ पे प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम में। मानव और कुत्ते का कंकाल एक साथ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए ले जाने के साक्ष्य मिले? बुर्जहोम में। गर्तावास के साक्ष्य गर्तावास का बुर्जहोम में ही मिले हैं। निम्नलिखित में से मिलान करें। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो इसमें सबसे पहला इनमें से मध्य पाषाण काल आंसर ही देखते हैं। पूरा पाषाण काल सोन नदी घाटी, मध्य पाषाण काल भीमबेटका, नवपाषाण काल बुर्जहोम, ताम्रपाषाण काल बनास नदी। आगे क्वेश्चन है, इनमें से हम लोग को जैसे कूट पुरातात्विक स्थल और वर्तमान नाम पता करना है। तो सबसे पहले नेवासा को वर्तमान में महाराष्ट्र कहते हैं। ईसमपुर को कर्नाटक कहा जाता है। डिडवाना को राजस्थान कहा जाता है। गुडियाम गुफा को तमिलनाडु कहा जाता है।
इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से युगों पर विचार करें। ऐतिहासिक स्थल, ख्याति का कारण। ब्रुज होम शैलकृत देव मंदिर नहीं। किसके लिए? कुत्ते और मनुष्य के सब एक साथ पाए जाने के लिए। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस थी। ब्रुज नामक नौपाषाण स्थल जम्मू एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थित। इस पुरास्थल की खोज 1935 में टेरा एवं पीटरसन ने की थी। पुरातात्विक स्थल में घृतावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के निकट पर अवस्थित है। यहाँ के ऐतिहासिक काल में टेराकोटा काल के कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल में दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृत भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहाँ से? लेखहिया से। जैन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में 17 मानव कंकाल के अस्थियां मिली हैं। निम्नलिखित कथनों में दिए गए अभिकरण एवं कारण कहा गया है। विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतल कंकाल में अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण काल में शुष्कता का चरण था। तो मेरे ख्याल से दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संकलन कार्य है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किनका है? संस्कृति विभाग का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जिन्होंने 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर के ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंदर स्वायत्तशासी संगठन है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश में। अब है सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दया राम सहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। पिटगन महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशेष साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के
दाहिने तट पर है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। ठीक है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है? रावी नदी के हड़प्पा जो है रावी नदी के बाईं तरफ और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाईं तरफ। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 23 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 23 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व तक सभ्यता में अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने संदैव संस्कृति की कलावधि को निम्नलिखित किया है। इसको क्वेश्चन करते करते हमें सब समझ आ जाएगा, तो क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहला है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है, किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित हो जाता है। जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पाद, उद्योग, अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी प्रकार बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। तो मानव एक सामाजिक एक लक्षण है क्योंकि मुख्यतः यह किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम स्थल के नाम पर संदैव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि में यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। संदैव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आय थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, खेतिहर अर्थव्यवस्था, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। क्योंकि वह नगरीय व्यवस्था थी इसलिए वह गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता में गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपिक ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों के अलग अलग काल में पाए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वही धूसर एवं चित्रित धूसर भांड आर्यों के संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखनी लिपि थी, इनके पास लोहे एवं रक्षा के शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, तो ये सभी उनके पास थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता में अनेक बातों भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत कहाँ हैं? प्रमुख स्रोत हैं क्या हैं? पुरातात्विक खुदाई, और कहीं से तो मिले नहीं है, शिलालेख उनका नहीं मिला है, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख नहीं है, तो उसका हड़प्पा संस्कृति की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है। अतः सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुराशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई, इसमें भी
सिंधु घाटी में निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें। ठीक है। सदैव सभ्यता के संबंध में विभिन्न पूरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से 3000 से भी अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी से सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सदैव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों पर विकासों को प्रकाश पड़ता है। उत्पत्ति में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा लगी है। E.J.H. मैके। सुमेर के लोगों का पलायन। मॉर्टिमर ह्यूलर। पश्चिमी एशिया की सभ्यता के विचार का प्रवसन। आलमनंद घोष। हड़प्पा सभ्यता का उद्गम पूर्व परिकल्पित परिमाण में हुआ। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में अनेक विद्वानों में अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर के लोगों के प्रवसन से हुआ है। एच मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण है। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डिन तथा मॉर्टिमर ह्यूलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया की सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अल्मानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिमाण स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिकट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया और हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रफीक मुगल ने कहा हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली है, लेकिन जो थे पुरानी मान्यता का खंडन किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, कल के लिए देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन।